कहने को लोग बोलते हैं कि स्टार्ट अर्ली एंड देन वेट फॉर 20 इयर्स एंड इतना करोड़ हो जाएगा, एंड द कॉस्ट ऑफ डिले सो मच कि भाई 5 साल लेट शुरू किया तो बहुत ही ज्यादा आप मिस ही कर गए बस को, राइट। तो जो आपकी सैलरी होती है, क्योंकि एक्टिव में कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके आपका वो सीलिंग आ जाती है, एंड देन उसके बाद परसेंटेज वाइज उतना क्रेजी ग्रोथ आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। शुरुआत के करियर के जो पहले 4-5 साल होते हैं उसमें आप कंपनी जंप करके या अपनी कंपनी में ग्रो करके या फिर अपने स्किल को इम्प्रूव करके हायर एजुकेशन करके जो आपका आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो बहुत ही ज्यादा है। तो बजाय सेटल होने की शुरुआत के कुछ सालों में कोशिश करो कि एक बड़ा लीप लो। जनरली आपके पूरे रिसर्च में कहीं एआई इन्वॉल्व है या आप कोई टूल यूज करते हो वो एआई यूज करते हैं? या फिर जैसे जो मैं क्वेस्ट टूल बता रहा हूँ वो भी एआई यूज करता है। कहीं पर भी किसी ने भी अगर ट्विटर पे डिस्कस किया, कहीं पर भी कोई वीडियो आई, मैनेजमेंट का इंटरव्यू आया, तो वो पहले तो क्यूरेट करके डेटा कलेक्ट कर लेगा, उसे समराइज करके आपके व्हाट्सएप पे भेज देगा। थैंक यू शुभम, आप हमारे साथ ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हो। टू बिगिन विद, सबसे पहले आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे आपकी प्रोफेशनल करियर रही है एंड एट द वेरी सेम टाइम वो प्रोफेशनल करियर के साथ साथ इन्वेस्टिंग एंड सेविंग जर्नी भी कैसी रही है? सो बेसिकली मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मैं 2012 बीटेक पास आउट, और इनिशियली जब मैंने कॉलेज छोड़ा तो मुझे शुरू से ही जो है इनफैक्ट मुझे याद है जिस दिन मैंने कॉलेज छोड़ा, आई थिंक विद इन द फर्स्ट वीक जब मेरा बैंक अकाउंट खुला था, तो एचडीएफसी में बैंक अकाउंट खुला था, एंड मैंने साथ ही साथ बैंक अकाउंट के साथ एचडीएफसी का डीमैट अकाउंट भी खुलवाया था। ओके। सो समहाउ वो एक सीड प्लांट हो गई थी सून आफ्टर कॉलेज। आजकल तो वैसे बच्चे कॉलेज में ही शुरू हो जाते हैं, राइट। बट आई थिंक उस टाइम पे उतना ज़्यादा क्रेज नहीं था। सो मेरी जॉब लगी, फिर उसके बाद वाइल आई वाज इन द जॉब आई वाज साइड साइड में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टिंग वगैरह मैंने शुरू कर दी, एंड ओवर टाइम मुझे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। इस बीच में क्या हुआ कि मैं जिस कंपनी में जॉब करता था वहाँ से मुझे यूएस जाने को मिला, एंड समहाउ मेरे माइंड में मतलब वो फाइनेंशियल फ्रीडम और ये सब अभी तो खैर हर कोई बात करता है, लेकिन तब से मतलब मेरे मन में था कि यार आई वुडंट से फाइनेंशियल फ्रीडम, बट मोर लाइक कि यार एट सम पॉइंट जाकर आगे जाके कुछ अपना करना है। तो उसके लिए ये था कि यार यूएस जाने का मौका मिला है, एंड वो भी मतलब आई डिडंट अप्लाई। जिस टीम में मैं था बेसिकली वो टीम यूएस मूव हो रही थी, सो बाय लक पूरी टीम को ऑफर मिला कि सब लोग यूएस जा सकते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं भी जाऊँगा, एंड इस बीच में मैंने ये सोच के गया था कि जब यूएस में जो भी सैलरी होगी आई विल ट्राई टू सेव एज मच एज पॉसिबल। करेक्ट। सो एंड जस्ट बिफोर गोइंग आई वाज मैरिड। सो हम मैं और मेरी वाइफ हम दोनों एक ही टीम में थे। कौन सी ईयर का बात है ये ये? है 2016 का। ओके। हाँ, सो 2012 में मैंने बीटेक किया, 4 साल इंडिया में जॉब करा, देन आई मूव टू यूएस। बेसिकली मी एंड माय वाइफ बोथ मूव टू यूएस, एंड वी वर मैरिड लाइक 1 मंथ बिफोर वी वर गोइंग। सो हम दोनों ने ही प्लान किया कि भाई ठीक है अगले 3-4 साल ही यहाँ पे 3 साल का वीज़ा मिलता है इनिशियली। राइट। तो हमने बोला यार वीज़ा को एक्सटेंड नहीं कराएँगे, और 3 साल में जितना हो सकेगा उतना सेव करने की कोशिश करेंगे, 3 साल में वापस आ जाएँगे। सो वही किया, हर तरीके से पूरा एकदम फ्रूगल माइंडसेट, हर चीज़ में जहाँ पैसे बच सके बचाए। बट 3 साल के बाद वो कैलकुलेशन करी तो कहीं न कहीं वो जो नंबर सोचा था वो पहुँच नहीं पाया। राइट। तो हमने सोचा कि चलो 1 साल और एक्सटेंड करते हैं। ओके। फिर उसे 4 साल किया। फिर 2019 के एंड में, दिसंबर 2019 में हम लोग वापस आ गए, ओके। एंड या सो दैट वाज़ माय जर्नी। सो क्या यूएस में रह के ही वो आपका इनिशियल कॉर्पस जो बिल्ड होता है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए, वो यूएस में रहते ही हुआ था या फिर यूएस से आने के बाद हुआ? नहीं, नहीं, मोस्टली यूएस में ही हुआ, और वो ओके। इसीलिए ऑब्वियसली क्योंकि यूएस में आपका 2 चीज़ें हैं कि इंडिया में रह के जो काम आपको 20 साल में होगा, वहाँ पे 1/4 द टाइम लगेगा, वो राइट। काम 5 साल में हो सकता है, और करेक्ट। वही रीज़न भी था जाने का। राइट। सो एंड एक और चीज़ थी कि बेसिकली जिस कंपनी में मैं काम करता था, वो बहुत ही ज़्यादा फ़ास्ट ग्रोथ कर रही थी उस टाइम कौन पे। सी कंपनी थी वो? मैं अमेज़न में काम करता था, ओके। तो अमेज़न वाज़ ग्रोइंग लाइक क्रेज़ी। आपको याद करेक्ट। होगा 2012 में इंडिया में अमेज़न आई थी, आई थिंक 11 या 12 में। करेक्ट। एंड नॉट जस्ट इंडिया, वो बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में जा रही थी उस टाइम पे, चाहे मेक्सिको हो, राइट। चाहे दुबई का रीजन हो, हर जगह पे जा रहे थे, एंड दे वर एक्सपैंडिंग ग्लोबली। पहले वो यूएस और यूरोप सेंट्रिक कंपनी हुआ राइट। करती थी। तो इस वजह से उस टाइम पे मुझे याद है 50% 40% ग्रोथ आती थी, एंड प्लस उनका एडब्ल्यूएस का जो डिवीजन था, व्हिच इज मतलब कैश काउ है वो उनके वो लिए। कैश काउ है अभी, लेकिन उस टाइम पे पूरा ग्रोथ फेज़ में था। वो राइट। 100% से ग्रो कर रहा था, ओके। एंड ऑब्वियसली उस समय आप ये बोल सकते हो कि आई वाज़ एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, कि हम मे मुझे और मेरी वाइफ़ को दोनों को
स्टॉक्स मिलते थे अमेजोन के, एंड वी नेवर सोल्ड आउट ऑन एनी स्टॉक। ओके, इनफैक्ट मैंने अभी 3-4 महीने पहले जा करके वो स्टॉक्स बेचे हैं, फर्स्ट जो टाइम। फर्स्ट टाइम या जो 2012 से मुझे मिल रहे थे, एंड आई थिंक टेल एंडेड होते हैं। ऐसा नहीं बोलूंगा कि 2012 में ज़्यादा, क्योंकि शुरू में तो जब आप नए नए ज्वाइन करते हो तो बहुत कम कम मिलते कम हैं। मिलते हैं, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि बंदा रिटेन रहे हम्म। जितना ज़्यादा, एंड जितना ज़्यादा बंदा ज़्यादा स्टे करता है तो फिर देन वो बाद में ज़्यादा स्टॉक्स मिलते हैं। जैसे प्राइवेट कंपनी में हम एम्प्लॉयज को ईसॉप्स देते हैं, हम्म, तो वेस्टिंग होता है, फिर लिस्ट होती है, उसके बाद वो सब्सटेंशियल गेन बनता है। yeah. सिंस अमेजोन लिस्टेड ही था, आई एम अज्यूमिंग, तो वो स्टॉक्स कैसे वर्क करते हैं? आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो अगले दिन मार्केट में जाके? हाँ, तो जब भी आपको स्टॉक्स मिलते हैं तो उसमें सिमिलर होता है, वेस्टिंग प्रोग्राम होता है, ओके, जो कि ज्वाइनिंग के टाइम पे 4 साल होता है। तो जो अगर आज आपको मिले हैं तो इमीडिएटली वेस्ट नहीं होंगे, वो 4 साल में वेस्ट होंगे, लेकिन वो जो रेशियो रखते हैं ना, वो ऐसा रखते हैं कि पहले साल सिर्फ 5% ओ, मिलेगा, दूसरे साल 10% मिलेगा, ओके, तीसरे साल 25% तक मिलेगा, और फाइनली चौथे साल मेजर कॉर्पस मिलेगा। राइट, तो एंड हर साल कुछ ना कुछ आरएसयू मिलते हैं, लेकिन उन जो सेकंड ईयर पे मिला वो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ईयर में वेस्ट होंगे। ओके, यस। करेक्ट। तो फिर वेस्ट होने के बाद आप सेल कर सकते हो? वेस्ट होने के बाद फर्स्ट डे भी सेल कर सकते ओके, हो। तो आपको फर्स्ट ईयर में कुछ मिले जो वेस्ट होने के लिए 4 साल लगे, फिर सेकंड ईयर में फिर से कुछ मिले जो अगेन 4 साल वहां से वेस्ट होंगे, यस, और जैसे ही वो वेस्ट हो गए फिर आप सेल कर सकते हो यस। उसको। लेकिन कर, अच्छी बात ये होती है कि जो शेयर का प्राइस होता है वो जिस दिन मिले उसी दिन लॉक इन हो जाता है। ओके, तो आपकी जो क्वांटिटी डिसाइड हो जाती है रादर देन द अमाउंट। तो आपको पता होता है कि इस साल इतने नंबर ऑफ स्टॉक्स मिलने वाले हैं। राइट। तो आपने एक वर्ड बीच में यूज किया आरएसयू करके, ईसॉप्स का हम अवेयर है, आरएसयू क्या होता है? RSU is restricted stocks units, ओके, which is nothing but kind of a salary. तो ओके, उसमें आपको कुछ भी, जैसे ESOPs में यू हैव एन ऑप्शन कि लो चाहे मत लो, यू करेक्ट, हैव टू ऑप्ट फॉर इट। RSU में क्या होता है कि यू बेसिकली गेट इट एज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। ओके, राइट। और जैसे जब आप वहाँ पे थे तो आपने एक वर्ड यूज किया कि हम फ्रूगल वे में रहते थे। फ्रूगैलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए या फिर वो इनिशियल कॉर्पस बिल्ड करने के लिए? बहुत ही ज़्यादा। एंड ऑब्वियसली इस बात पे डिपेंड करेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के डिफरेंट डिफरेंट रास्ते हो सकते हैं, राइट, राइट। अगर आप एक ट्रेडिशनल राउट से जा रहे हैं, विच इज़ लाइक नॉर्मल, आपने जॉब करी है एंड देन उसके बाद आप तो अगर आप नॉर्मल राउट से जा रहे हैं तो आपको इन एनी पार्ट ऑफ योर जर्नी 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, राइट। तो जो इनिशियल पार्ट ऑफ द जर्नी होता है, राइट, उसमें जो मेजर मेजर चीज़ होगी वो सेविंग से भी नहीं आएगी, वो आएगी आपके जो कॉर्पोरेट करियर में ग्रोथ से, ओके, राइट। एंड इसके ऊपर मतलब आई थिंक आई हैव मेड डेडिकेटेड वीडियोस, और मतलब आई कैन क्रिएट अ 1 आवर वीडियो जस्ट ऑन दिस टॉपिक। बट मुझे पर्सनली जितना मुझे समझ में आया कि शुरुआत के करियर के जो पहले 4-5 साल होते हैं, उसमें आप कंपनी जंप करके या अपनी कंपनी में ग्रो करके या फिर अपने स्किल को इम्प्रूव करके, हायर एजुकेशन करके, जो आपका आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो बहुत ही ज़्यादा है, राइट। तो बजाय सेटल होने के शुरुआत के कुछ सालों में कोशिश करो कि एक बड़ा लीप लो, राइट, ठीक है। एंड वो चीज़ सेविंग से नहीं आएगी। आप शुरू में आप एनीवे सैलरी भी उतनी नहीं होती किसी की, तो आप एनीवेज ज़्यादा सेव कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि एक एक सर्टन, जैसे हम कंपनीज में बोलते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस, राइट। तो हर बंदे के कुछ ना कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो हैं ही। करेक्ट, तो जो सैलरी है और जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वही कवर करने में ही ऑलमोस्ट पूरी सैलरी निकल जाती है, बहुत राइट, छोटा सा ही कंपोनेंट बचता है। एंड उस टाइम पे अगर आप सेविंग पे फोकस करोगे तो आपका मिजरेबल लाइफ हो जाएगी, राइट। राइट, सो लेकिन एक पॉइंट आता है जब आप अपनी जॉब में 4-5 साल के बाद, जब आप कहीं ना कहीं एक एक दो जंप ले चुके होते हो एंड देन यू आर अर्निंग डिसेंट, राइट। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंपॉर्टेंस आती है सेविंग की, राइट। एंड जितना ज्यादा सेविंग कर सकते हो, फ्रुगैलिटी कर सकते हो, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जब तक आपका कॉर्पस उतना ज्यादा सेव नहीं हुआ है, जैसे मैं बोलूँगा किसी का 2-4-5 लाख का कॉर्पस है, तो इवन दो आप कहने को लोग बोलते हैं कि यू नो स्टार्ट अर्ली एंड देन वेट फॉर 20 ईयर्स एंड इतना करोड़ हो जाएगा, एंड द कॉस्ट ऑफ डिले सो मच कि भाई 5 साल लेट शुरू किया तो बहुत ही ज्यादा आप Right. मिस ही कर गए बस को, राइट। इवन दो मैथमेटिकली वो बात बिल्कुल सच है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो जो आपकी सैलरी होती है वो जब आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हो अपने करियर में, या आपकी जो सेविंग, तो जो सैलरी का रेट होता है वो काफी ज्यादा तेजी से इंक्रीज होता है। एंड अगर आप उसके बाद आफ्टर 4-5 ईयर्स थोड़े फ्रूगल हो रहे हो एंड देन फिर सेविंग को ऑब्वियसली उस टाइम पे अच्छे से स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा आएगा, बिकॉज जो आप मंथली एसआईपी करोगे
उसका जो एब्सोल्यूट अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा होगा, ओके रादर देन छोटा-छोटा मतलब कि आप जैसे मान लो कि 500,000 रुपए की एसआईपी से शुरू कर रहे हो एंड या फिर आपने 5 साल वेट किया और कुछ नहीं किया 5 साल, लेकिन 5 साल के बाद आपने सीधा 20,000 रुपए या 30,000 रुपए की एसआईपी करेक्ट करना शुरू कर दी। तो जो आई थिंक इट इज़ ईज़ी टू कवर अप इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड देन देयर इज़ अ पॉइंट जो कि 10 से 15 साल के बीच में आता है, एंड ऑब्वियसली ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, बट हर किसी के लिए अलग-अलग होगा डिपेंडिंग ऑन देयर सैलरी, डिपेंडिंग ऑन देयर प्रोफाइल। जहाँ पर जो आरओआई है वो आपकी एक्टिव जॉब से ज़्यादा आपकी जो ऑलरेडी सेव्ड अप जो आप पर्पस उसको है एक कॉर्पस है, उसको जब आप इन्वेस्ट करोगे उसमें ज़्यादा आएगा। तो जैसे अभी मेरे केस में क्या हुआ है कि अगर मैं जो कॉर्पस है, उस पे अगर 1% भी एडिशनल आरओआई कमा पा रहा हूँ राइट फॉर मतलब बाय डूइंग एक्स वाई जेड थिंग्स, राइट देन मतलब जो मेरा फोकस ऑफ एनर्जी है वो एक्टिव जॉब की बजाय अगर मैं 1% भी यहाँ पे एक्स्ट्रा कमा लूँ तो वहां पे जाना चाहिए। एंड ओके वो एक पॉइंट है जो शायद जब रीच होता है। तो एक मतलब इसको अगर अपने समराइज करें तो इनिशियल इयर्स ऑफ योर करियर एक्टिव इनकम पे फोकस हेवी होना चाहिए ताकि जब भी स्टार्ट करें हम तो अच्छे से स्टार्ट कर पाए एंड लेटर पार्ट पे हम लोग थोड़ा सा पैसिव वाले पार्ट को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं कि बिल्कुल भाई 1-2% भी अगर ज्यादा कमा रहा हूँ बिल्कुल तो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस यस, क्योंकि एक्टिव में कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके आपका वो सीलिंग आ जाती है, एंड करेक्ट देन उसके बाद परसेंटेज वाइज उतना क्रेजी ग्रोथ आना बहुत ही मुश्किल ज़्यादा है मुश्किल हो जाता है। लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से जब एब्सोल्यूट कॉर्पस बहुत ही बड़ा हो जाता है हम्म, और वहां पे आपने थोड़ा भी एडिशनल कमा लिया, मानो एफडी में डाल रहे हो वर्सेस म्यूचुअल फंड में कर रहे हो करेक्ट वर्सेस डायरेक्ट स्टॉक्स में कर रहे हो, तो जो एब्सोल्यूट टर्म्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो ये कोई थ्रेशोल्ड नंबर आपके माइंड में था कि 1 करोड़ हो जाएगा उसके बाद मैं एक्टिव पे पैसिव पे थोड़ा फोकस ज्यादा कर दूंगा या फिर 10 हो जाएगा फिर करूंगा ऐसा कोई नंबर था टू बी ऑनेस्ट मतलब मैं जब यूएस गया था तो ये सोच के गया था कि 5 करोड़ मतलब सही सही बात बताऊं तो हम्म उस समय मुझे 2 करोड़ भी बहुत ज्यादा लगता था। करेक्ट तो मैं ये सोच के गया था कि कहीं ना कहीं मुझे 2 करोड़ के नंबर पे पहुंचना है। हम्म लेकिन जब मैं 2 करोड़ पे पहुंचा फिर मैंने फायर और ये सब वीडियोस देखना शुरू करे तो मुझे लगा यार सफिशिएंट नहीं रहेगा, आई थिंक राइट वो काफी कम है। राइट फिर मैंने उसको चेंज करके अपने वो फायर की शीट बनाई, कैलकुलेशन करा, सब कुछ करा, एंड मुझे लगा कि यार 5 CR से कम में मतलब आई विल नॉट हैव द कंफर्ट टू से आई क्विट। राइट तो दैट वाज द नंबर, आई थिंक ऑलमोस्ट और फाइव। वो सबके लिए अलग अलग हो और वो सकता है सबके लिए अलग अलग हो सकता है करेक्ट ऑब्वियसली। एंड मेरे केस में एक चीज और थी कि इवन दो पीपल थिंक कि बहुत ही ज्यादा क्रेजी रिस्क है, लेकिन आई वॉज फ्रॉम द आईटी बैकग्राउंड, राइट सो इवन मैं पर्सनली बहुत ज्यादा अग्रेसिव रिस्क टेकर नहीं हूँ। राइट आई एम मोर ऑफ अ कंजर्वेटिव गाय बट हु ट्राइज टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, करेक्ट एंड दैट इज व्हाट आई प्रीच कि भाई कैलकुलेटेड रिस्क लो हर जगह। एंड मेरा कैलकुलेटेड रिस्क ये था कि यार आईटी में मैं 2 साल ट्राई करूँ, मतलब 2 साल ट्राई करूंगा, मुझे जो भी ट्राई करना है, नहीं चला तो मैं 25% का कट लेके वापस जॉब कर लूंगा। ओके सो आपने कुछ अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया था आफ्टर कमिंग नहीं नहीं नहीं, मुझे आई क्विट माई जॉब बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू फुल टाइम इन्वेस्टिंग इन इन्वेस्टिंग ओके ट्रेडिंग या। ओके सो एंड 2019 में मैंने किया, एंड बट आई थिंक लकीली 2020 और 21 काफ़ी अच्छा गया, राइट एंड देन कॉर्पस वाज ऑलरेडी एट अ डिसेंट शेप कि वापस जाने का कोई कोई नीड ही नहीं नीड लगा ही नहीं रखा। तो आपका कॉर्पोरेट जब आप जॉब छोड़े तब कितना था और अभी कितना हो गया इवेंचुअली ग्रो करके या सो बेसिकली जब जॉब छोड़ा था तो 5 CR था, एंड मेरा नहीं, मतलब मेरा और मेरी वाइफ का कंबाइंड ही कंबाइंड बता रहा हूँ मैं। ओके एंड अभी ऑलमोस्ट 22 और 23 के बीच में रहता है डिपेंडिंग ऑन द डेज। ओके सो सो यहाँ पे वही आप जो कह रहे हो कि ये 22 CR पे अगर वो आप 1% भी एडिशनल कमा लेते हो विच इज़ अ वेरी बिग नंबर 20 लाख जितना अमाउंट हो जाता है वो तो ऑटोमेटिकली दैट वो एक्टिव इनकम कभी वहाँ पे उतना पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि सीलिंग आ जाता है एम आई राइट यस, ओके ऑलराइट एंड आपने पार्क कैसे किया हुआ 22 CR का कॉर्पस राइट नाउ सो अभी मेरा 80% इंडिया में इन्वेस्टेड है डायरेक्ट स्टॉक्स में, 10% यूएस में इन्वेस्टेड है विच इज़ प्राइमरली द ईसॉप्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ओके जो कि अभी भी मैंने पार्शियली सेल आउट नहीं करे हैं। तो ऑलमोस्ट समवेयर बिटवीन 2 to 2.5 CR के वो हम्म बचे हुए हैं, एंड देन रेस्ट इज कैश जिसमें मैं एट एनी एंड दैट इज मोर ऑफ आई वुड से, मैं बेसिकली मेरा अप्रोच ये रहता है कि 1 CR का एक लिक्विड फंड मान लो, एंड एनीथिंग अबव दैट हैज़ टू बी इन्वेस्टेड। करेक्ट तो अभी जो भी लिक्विड है वो भी इसलिए है क्योंकि मैं इंडिया वाले स्टॉक्स में थोड़ा ट्रेड भी करता हूँ, ओके एंड काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर मार्केट कुछ अच्छा ना हो अपॉर्चुनिटी तो मिल वो जाए तो वो वापस से कैश आउट हो जाता है, एंड इट इज़ मनी जो क्विकली इन एंड आउट होता रहता है। करेक्ट
तो आप सिंस आप अभी फुल टाइम इन्वेस्टिंग करते हो, तो आपके कंजम्पशन नीड्स के लिए इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो को आप कैसे यूज करते हो? क्या 22 सीआर को आप पूरा यूज करते हो या फिर हाउ डू यू बाइफरकेट? No, same actually. So because I always have 1 CR liquid. ओके, So I think वैसा कोई एंड मेरे खर्चे उतने ज़्यादा नहीं है, मैं साल में मतलब क्योंकि घर मेरा रेंट नहीं देता, सो आई ओके, ओन द हाउस आई लिव इन ऑलराइट, एंड बाकी बच्चों के खर्चे हैं, पढ़ाई के, ये वो सब हैं, बट साल का मतलब कि 10 लाख 12 लाख आई थिंक उससे ज़्यादा खर्च नहीं होता ओके, है, सो तो वो इमरजेंसी फंड से मैनेज हो जाता है। हाँ। एंड ओके, बेसिकली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मतलब वो जो 1 है वो 1 टू 3 सीआर के बीच में लिक्विड रहता है कभी, ओके, एंड 1 से कम नहीं होने देता मैं, एटलीस्ट आई ट्राई ओके, टू कीप 1। ओके। एंड जब आप जॉब छोड़े थे, उस समय तो नीड रहा होगा, तो क्या आपने बाइफरकेशन तभी सोच लिया था कि कुछ ऐसा इस तरह का नहीं, नहीं, बाइफरकेशन है? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। एंड इनफैक्ट ये मैं बोलूँगा कि हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा पर्सनल होता है और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है ओवर टाइम, और वो इसलिए क्योंकि सिचुएशंस के हिसाब से यू हैव टू चेंज, राइट, राइट? सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब 5 सीआर का पोर्टफोलियो है, राइट? तो जो मार्जिन ऑफ एरर है, मतलब गलती करने का स्कोप है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर वो 5 का ढाई हुआ तो मुझे वापस जॉब पे जाना पड़ेगा, करेक्ट, राइट? 5 का 4 हुआ तो वापस जॉब पे जाना पड़ेगा। मतलब उतना ज़्यादा मैं गलती नहीं कर सकता। करेक्ट, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि यार पैसिव इनकम बनानी है। तो राइट, कहीं न कहीं ये था कि भाई जैसे मैं आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, तो वहाँ पर घर इतने महँगे नहीं होते हैं लाइक इन राइट, राइट, राइट। बैंगलोर और हुँ, मुंबई। हुँ, तो वहाँ पर 15-20 लाख में घर मिल जाता है। ओके, मतलब छोटे-छोटे घरों की बात करेक्ट, कर रहा हूँ, नॉट लाइक ह्यूज हाउसेस। हाँ, एंड जो यील्ड होती है, रेंटल राइट, यील्ड, वो छोटे में ज़्यादा आती है कंपेयर्ड टू बिगर करेक्ट, हाउसेस, दैट इज़ वेरी ट्रू, राइट, राइट? सो मेरा इनिशियल थॉट प्रोसेस ये था कि मैं ये 15-15, 20-20 लाख वाले 4-5 मतलब काइंड ऑफ 1 सीआर तक के ऐसे 5 घर या 6 घर जितने भी आएँगे, छोटे-छोटे लेकर के एंड सबको रेंट पे चढ़ा दूँगा। ओके, एंड इट परसेंटेज वाइज़ द यील्ड वाज़ लुकिंग वेरी lucrative. राइट, एंड आई ट्राइड टू डू दैट। बट मुझे ये समझ में आया कि जब मैं उस बिज़नेस में घुसा, आई नेवर बॉट इट एक्चुअली। राइट, मैंने एक्सप्लोर किया, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि जो क्वालिटी ऑफ लोग हैं जो उनको रेंट आउट कर रहे हैं, उनसे पैसा निकलवाना इज़ नॉट ईज़ी, राइट। पर राइट? रियल एस्टेट में सिर्फ़ पैसे होना सफिशिएंट नहीं होता सफिशिएंट है, नहीं होता आपको है। वो स्किल सेट चाहिए रहता है कि आप पैसे निकला यस, के सको। यस। वेरी तो ट्रू। मुझे ये लगा कि यार इवन दो यील्ड और ये सब मैं थ्योरेटिकली इट साउंड्स वेरी गुड, हुँ, लेकिन प्रैक्टिकली यार मैं पागल हो जाऊँगा इनसे पैसे करेक्ट, निकलवाते-निकलवाते, क्योंकि उनकी सैलरी इतनी है कि वो 5-6 हज़ार या 8 हज़ार या 10 हज़ार का रेंट निकालने में उनकी हालत खराब हो जाती है राइट, बहुत बार, राइट? करेक्ट, 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 सो आई गिव अप। देन आई ट्राइड अदर थिंग्स। मैंने बोला यार मैं ना जैसे बैंक्स में वो बैंक्रप्सीज़ जो होती है ना, हुँ, वो वाली लैंड एंड हाउसेज़ करेक्ट, सेल करेक्ट, आउट होती हैं। हुँ, तो मैंने बोला कि आई लेट मी ट्राई समथिंग ओवर ऑन देयर, दैट साइड, ऑन हाँ, दैट साइड। ओके, तो मैंने 6-8 महीने सारे बैंक्स के, एक वेबसाइट है आईबीएपीआई करके, राइट, और हाँ, यस, यस, सो वो लोग ऑक्शंस कराते हैं। सो आई ट्राई टू पार्ट, मैंने कभी भी एक्चुअली में पार्क पैसे नहीं लगाए, बट जस्ट टू नो कि भाई क्या होता है। जो एजेंट्स होते हैं बहुत सारे घर वर जा करके देखे, सब कुछ किया, एंड उनसे बात करा तो ये समझ में आया कि बहुत जो अच्छी डील्स होती हैं उनमें तो बैंक की सेटिंग होती है। मतलब ओह! कि अंदर से वो लोग अपने बायर फिक्स पे ही हो, रिश्तेदार को या ओके, समहाउ वो कर बायर देते हैं। फिक्स कर देते हो लोग, यस। ओके, जो अच्छी डील्स होती हैं। राइट, एंड उसके अलावा कुछ नई चीज़ें पता चली। एक चीज़ ये पता चली कि भाई यहाँ पर ना एक होता है सिंबॉलिक पोज़ीशन और एक होता है फिज़िकल पोज़ीशन। राइट, एंड 80 टू 90% जो डील्स होती हैं वो सिंबॉलिक पोज़ीशन होती हैं। व्हिच ओके, बेसिकली मीन्स कि अगर आपने लोन का डिफ़ॉल्ट किया है हुँ, तो आपकी कुर्की करी जाती है। आपको बोला जाता है कि भई आपके खिलाफ करेंगे, आपको राइट, नोटिस दिए जाते हैं 6-8 महीने, साल भर। राइट, आपने फिर भी पैसे नहीं चुकाए तो आपके खिलाफ एक ऐड निकाली जाती है कि भई ये फलाँ-फलाँ ऑक्शन हो रहा है, लेकिन फिज़िकली आप अभी भी उसी घर में रह रहे हो, राइट, राइट? सो यू वर नेवर एक्चुअली यू नेवर वेंट आउट ऑफ द होम, और ताला नहीं लगा है, बैंक हुँ, का हुँ, ताला हुँ, नहीं लगा हुआ है राइट, उसपे। एंड जब पढ़ा तो ये समझ में आया कि मेजॉरिटी केसेज़ में बैंक ऑक्शन करा के घर बेच देता है। हुँ, लेकिन फिजिकल पोजीशन लेने में हालत खराब हो ओह! जाती है, वो क्योंकि लो लोग खाली नहीं करते। ओह! फिर राइट, आपको पुलिस की हेल्प लेनी पड़ती है, केसेस हाँ, फाइल करने वो पड़ते हैं, पूरा पूरा ही बॉल गेम अलग हो पूरा जाता है, बॉल गेम अलग हो जाता है। मैंने राइट, भाई ये तो करना नहीं है। तो फिर मैंने बोला नहीं, सिर्फ फिजिकल पोजीशन वाले में जाना है, तो राइट, सिर्फ हार्डली 10-20% डील्स बची। ओके, एंड उसमें भी जो बहुत ज़्यादा अच्छे एरियाज़ में थी, मतलब कि हुँ, जो पॉश एरियाज़ में थी, वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि इनको भी मल्टीपल नोटिसेस मिलते हैं, तो वो
बायर बोलता है कि यार मेरा इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है और बैंक में ऑब्वियसली सस्ते में बिकती है, एंड बिकॉज देयर इज अ रिस्क, तो Right. कम से कम 25-30% का आर्बिट्राज रहता Right. है। तो वो बोलता है कि भाई आई विल गेट द बायर जो जो बेसिकली जिसका घर होता है या जिसका जो भी प्रॉपर्टी होती है, एंड तो वो जो अच्छी डील्स होती हैं वो वैसे भी काफ़ी बार चली जाती हैं, तो Correct. वो भी मुझे रिस्की लगा, तो मैंने वो सब भी ट्राई करके छोड़ दिया। Right. एंड बट इन द मीन वाइल मार्केट इतना अच्छा कर रहा था कि फिर मुझे लगा कि भाई अभी मुझे लग नहीं रहा वापस जाने की ज़रूरत है, तो मैंने लगभग 1 साल पूरा इन सब चीज़ों में खूब दिमाग जहाँ लगाया, मसल पावर चाहिए था वो छोड़ दिया वो मैंने। छोड़ दिया। Correct. क्योंकि सो आई थॉट कि भाई जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं वहीं पे ध्यान लगाता हूँ, तो मैंने रेंटल के लिए मतलब मेरे पेरेंट्स की ऑलरेडी एक जगह थी, वहीं पे कंस्ट्रक्शन करवा के उसे रेंट पे चढ़ा दिया। जो Okay. मेरा घर था उसके ऊपर 2 मंजिल बना दिया, उसे रेंट पे चढ़ा दिया। Perfect. तो वो मुझे लगा फिर भी ठीक है, बट ओवर टाइम एक सर्टेन पॉइंट के बाद मुझे ये लगा कि भाई नाउ इट इज़ नॉट द टाइम टू ऑप्टिमाइज़ फॉर सेफ्टी। वो एक थ्रेशोल्ड आता है जहाँ पर आपको लगता है कि भाई अब सेट है मामला। देन आपको ये लगता है कि भाई अब सेफ्टी की बजाय अब हाई रिस्क पे मतलब आपको यू हैव टू गिव फुल Right. एलोकेशन, तो आप कैगर की तरफ जाते हो। Right. सो दैट इज वेयर आई एम राइट नाउ। तो आफ्टर 10 CR दैट वाज माय स्टेज कि मैंने बोला भाई अभी सेफ्टी नेट को छोड़ दो, अभी आपको पूरे एलोकेशन पे खेलना है, एंड यू हैव टू मैक्सिमाइज द कैगर रादर देन ट्राइंग टू मैक्सिमाइज सेफ्टी। तो आपको कुछ ऐसे कॉर्पस का टारगेट है माइंड में कि मेरे को अभी 22 है तो 100 टच करना है, 150 टच करना है, 200 टच करना है? मतलब ऑब्वियसली है 100 का मैंने सोचा है, लेकिन वो वेरिएबल है। अब अगर कल को 100, मुझे नहीं पता कब, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट डिपेंडेंट है। इवन दो हम सोचते हैं कि अगले 8 साल में होगा, 6 साल में होगा, 10 साल में होगा, जो भी है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे ये समझ में आया है कि ये आपके हाथ में है नहीं। Right. अल्टीमेटली अगर मार्केट अच्छा रहा तो वो 5 साल में भी हो जाएगा, और मार्केट खराब हो गया तो 10 साल में भी नहीं हो Right. पाएगा। Right. सो या मतलब एस्पिरेशनल टारगेट है, एंड वो भी लेकिन मूविंग टारगेट है। वो 100 के बाद आप मुझे पूछोगे तो मैं वो बोलूँगा अब 1000 का 200 है या 500 है, Correct. जो वो भी है। कभी भी आई थिंक सेटिस्फेक्शन आता ही नहीं है। वो कभी भी नहीं आएगा। राइट. तो आपका एलोकेशन आपने बताया कि मेजरली यूएस स्टॉक्स, इंडियन स्टॉक्स और सम इमरजेंसी फंड। तो इंडिया में जब आपका जो पार्क्ड अमाउंट है वो म्यूचुअल फंड्स में है या फिर डायरेक्ट इक्विटी, ऑल डायरेक्ट इक्विटी है? नहीं, पूरा डायरेक्ट इक्विटी। मैं Okay. आई इन माय लाइफ हैव नेवर बॉट एनी म्यूचुअल फंड। ओके. अच्छा, जॉब के टाइम पे भी कभी कभी भी भी नहीं सेविंग? किया, क्योंकि तब भी मैं डायरेक्ट ही करता था, और ओके. गलती कर करके ही सीखा हूँ। राइट. तो मतलब इसका रैशनल क्या था, क्योंकि सिंस यू कम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, Yeah. तो इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल्स पढ़ना करना ये एकदम से नेचुरली नहीं आता होगा क्योंकि बैकग्राउंड में आपने वो स्टडी नहीं किया था. हाँ, हाउ डिड यू डेवलप दैट? तो गलती कर करके अच्छा, ओ. पैसे गवा गवा के। तो सो अभी हाँ. बेसिकली पहले जब इनिशियली शुरू किया था तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ही कम थी और पैसे भी बहुत कम थे, तो Right. बहुत सेफ स्टॉक्स में लगाता था। बड़े कंपनी हो गए, बहुत बड़े कंपनी में, HDFC बैंक्स HDFC ऑफ द बैंक, वर्ल्ड, हाँ वैसे। एक पॉइंट आया था जब लगा कि अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है और रिस्क लेने की जरूरत है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि एक्चुअली में लर्निंग उतनी नहीं थी जितनी खुद को लग रहा था कि बहुत ही अच्छे हैं हम। एंड फिर धीरे धीरे स्मॉल कैप में वेंचर करा, ओके. एंड आई थिंक 2015-16 के आसपास 2-3 साल अच्छे गए, एंड देन 18-19 का क्रैश आ गया। स्मॉल कैप में स्मॉल कैप और जो मिड क्रैश कैप आया का, था, राइट? स्मॉल कैप और या स्मॉल और मिड कैप का। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पर्टिकुलर स्टॉक में मतलब आई वाज प्लेइंग, मतलब प्रॉब्लम्स क्या थी, प्रॉब्लम स्टॉक पिकिंग में नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि प्रोसेस नहीं था। राइट. एंड प्रोसेस में एलोकेशन डाइवर्सिफिकेशन नहीं करता, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड 3-4 बेट्स में पूरा पोर्टफोलियो लगा दिया, राइट। उसके बाद टेक्निकल्स पे ध्यान ही नहीं देना, या फिर ये कह लो कि सिर्फ मतलब वो ये नहीं कहेंगे कि लैक ऑफ प्रोसेस है, लेकिन बेसिकली जब गलती हो गई है तो राइट टाइम पे पोजीशन को कट नहीं करना। करेक्ट. एंड अभी तो जैसे मैं टेक्नो फंडा करता हूँ तो कहीं ना कहीं टेक्निकल्स की भी हेल्प लेता हूँ, लेकिन उस टाइम पे टेक्निकल्स तो आउट ऑफ पिक्चर थे और फंडामेंटल में भी गलती हो गई तो वेट करना, नहीं क्योंकि ठीक 100 हो रुपए की चीज जाएगा। अगर 20 रुपए हो गई, 30 रुपए हो गई, फिर तो भरने के लिए 3 गुना भरना पड़ेगा उसको, बहुत बहुत डिफिकल्ट है. सही बात है। करेक्ट. एंड सिमिलरली ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो प्रोसेस में थी ही नहीं, ओके. तो वो गलती कर करके कि भाई तो अब अभी आप कैसे एनालाइज करते हो? फॉर एग्जांपल अभी आपको कोई स्मॉल कैप स्टॉक अच्छा लग रहा है या फिर आप एनालाइज करना चाह रहे हो कि ये स्टॉक शायद परफॉर्म करेगा, Yeah. तो थॉट प्रोसेस क्या रहता है आपका उसमें? सो बेसिकली अभी जो है मैं सिर्फ स्मॉल कैप नहीं करता, अभी मैं 3 तरीके की बेसिकली करता हूँ। सबसे पहला तो होता है ग्रोथ Okay. इन्वेस्टिंग, दूसरा हो गया साइक्लिकल इन्वेस्टिंग, ओके. एंड तीसरा हो गया स्पेशल सिचुएशंस। ओके. तो एंड ये भी ओवर टाइम मतलब
मैंने धीरे धीरे सीखा है। तो ग्रोथ तो ऑब्वियसली है ही, जो हाई ग्रोथ कंपनीज हैं, एंड मैं जनरली 10,000 या 20,000 करोड़ मार्केट कैप के नीचे ही कोशिश करता हूँ। आई Okay. जनरली डोंट गो अबव, एंड नॉट बिकॉज कि वो प्रोसेस अलग है या आई डोंट लाइक इट, बट क्योंकि मेरा जो गोल है वो 40-50% ग्रोथ वाला है, और उन कंपनीज में मिल जाएंगी, अब जैसे ट्रेंट है या कोई ना कोई आपको मिल जाएगी कंपनी जो उस रेट पे ग्रो कर रही हैं, लेकिन उनकी वैल्यूएशन फिर समझ नहीं आएगी। एंड मेरा जो स्टाइल है वो जनरली ये रहता है कि थोड़े लेस नोन स्टॉक्स जहां पर कोई बड़ा ट्रिगर आने वाला है, करेक्ट, मैक्रो ट्रिगर या फिर या तो मैक्रो ट्रिगर या फिर कंपनी स्पेसिफिक ओके ट्रिगर, उन्हें टाइम पे आइडेंटिफाई करो, एंड देन ट्राई टू पुट टेक्निकल्स अलोंग विद इट, एंड उस जर्नी को राइड करो। फिर बोलने में बहुत सही भी लगता है कि ये स्टॉक मैंने तब आइडेंटिफाई किया था जब कोई बात नहीं कर रहा था इसके बारे यस में। यस यस, एंड उसमें काफी बार ऐसा भी होता है कि वो ग्रोथ ऐसा नहीं होता कि बहुत लंबी होती है, लेकिन कुछ ट्रिगर की वजह से अगले 2-3 साल बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, Okay. शायद ऐसा भी कई बार होता है। तो हम डिस्क्लेमर देके डिस्कस करते हैं कि कोई ऐसा स्टॉक जो आप ने सोचा था और इट वर्कड आउट वेल, नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन बट यस। तो इस मार्केट में तो देखो बहुत सारे मैं गिनवा सकता हूँ, ओके, लेकिन इट इज आई वुडंट से कि ये बहुत ही ज्यादा हाई फाई स्किल की वजह से भी हुआ है, मार्केट भी बहुत ही ज्यादा करेक्ट करेक्ट, सपोर्टिव रही एवरीथिंग है, हैज डन वेल। एवरीथिंग हैज डन वेल। सो जैसे फॉर एग्जांपल शक्ति पंप वाज ओके वन स्टॉक, मैंने 500 रुपए पे उसको देखा था, मतलब मैंने 2,000 पे बेच भी दिया था, वो ओके 4,000 भी गया, वो एक अलग बात है, तो बट मतलब क्या थीसिस रहा, क्या थॉट थीसिस प्रोसेस बहुत ही रही? ज़्यादा सिंपल था। आई थिंक गवर्नमेंट का सोलर पंप का, अगर आप देखोगे अभी खेतों में जो पंप यूज़ होते हैं डीजल पंप्स यूज़ होते हैं, ओके तो जो डीजल पंप्स हैं गवर्नमेंट को, एंड नॉर्मल बिजली वाले पंप भी होते हैं। ओके अब अभी एग्रीकल्चर या गांव में जो बिजली होती है वो फ्री होती है, मतलब सब्सिडाइज्ड होती है काइंड ऑफ, राइट। तो एंड जो पंप होते हैं दैट इज अ मेजर पोर्शन दैट ऑफ द ऑफ द कॉस्ट, ऑफ द कॉस्ट, करेक्ट एंड इट इज अ रिकरिंग कॉस्ट फॉर द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हमें सोलर पंप लगाने हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये केपेक्स एक बार हो जाएगा तो हमें जिंदगी भर के लिए उनका बिजली का बिल नहीं उठाना राइट। पड़ेगा, राइट। सोलर पंप होते क्या, मतलब उसमें सोलर पंप मतलब नॉर्मल जो पंप होता है, जो पानी इरिगेशन के लिए पंप यूज करते हैं, राइट। अब वो पंप में ऊपर सोलर पैनल लगा होता है, ओके, या पंप के ऊपर ही लग पंप के जाता ऊपर सोलर पैनल लगा होता है, एंड वो 3 लाख रुपए का आता है, तो फार्मर खुद से नहीं खरीद सकता, उसमें सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। है। तो 50% स्टेट सब्सिडी, सेंट्रल की सब्सिडी होती है, और डिपेंडिंग ऑन द स्टेट 10 से 20% स्टेट सब्सिडी भी होती है। तो गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई हम एक साल में, अब देखिए मुझे थोड़ा टाइम हो गया है मैं बेचे हुए भी, एक हो सकता है मैं कोट नहीं करूंगा, बट जहां तक मुझे याद है आई थिंक 6 लाख पंप का था, ओके 6 लाख पंप, और 3 लाख रुपए का एक पंप था। ओके तो बोला था कि हम इतने पंप बांटेंगे, ओके एंड वो प्रोसेस ऐसे चलना था कि भाई जो फार्मर था वो बताएगा कि मुझे किस कंपनी का पंप चाहिए, एंड फिर सरकार उस कंपनी को ऑर्डर देके पंप मंगाएगी। ओके। तो जब, क्योंकि जो ब्रांड पावर है, वैसा नहीं है कि सरकार डिसाइड कर रही है कि लो इसी शक्ति पंप पंप को, को कि ये करो। वाला ही लो क्योंकि Right. ये सस्ता पड़ रहा है, हाँ। वैसा नहीं था। सो फार्मर हैड टू डिसाइड उसे किसका पंप चाहिए, ओ, एंड मार्केट में शक्ति का नाम था ओके, अमंग And- फार्मर्स। अमंग फार्मर्स। ओके इनका 30% मार्केट शेयर था, तो मोर और लेस आउट ऑफ दैट 6 लाख पंप्स उन्हें 2 लाख पंप का ऑर्डर आना था, करेक्ट, और हर स्टेट का एलोकेशन था कि मल्टीप्लाई बाय 3 लाख अपॉर्चुनिटी साइज हो ये गया। अपॉर्चुनिटी साइज हो ओ, गया, जो कि अगले 1 से 2 सालों में आना था। तो जो भी कैलकुलेशन, अब मैं, हाँ। मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं पता, बट ठीक है। मोर और लेस ये कैलकुलेशन था, एंड उसकी उससे जो रेवेन्यू जंप आ रहा था वो क्रेजी आ रहा था कि Okay. अभी इतने रेवेन्यू कर रहे हैं और मल्टी एक्स जंप आ रहा था। Right. तो वो थीसिस था। सिमिलरली अब जैसे नेक्स्ट कंपनी मैं बताता हूँ, जैसे एक कंपनी थी, तो इसमें आपने ये कैसे सोचा कि रेवेन्यू इतना जंप आएगा, फिर नीचे के नंबर जो है एबिटा लेवल पे, प्रॉफिट लेवल पे, वो कैसे बढ़ेंगे, वो कैसे आपको गेज हुआ? नहीं वो सिंपल था, क्योंकि अ, इसमें जो मेजर रिस्क था वो स्टील प्राइसेस था, क्योंकि टेंडर के टाइम पे जैसे फार्मर ने ऑर्डर करा तो वो बैचअप करके ऑर्डर देते हैं, और उसका जो प्राइस है वो फिक्स हो जाता है फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। ओके, तो अगले 2 साल पे उसी प्राइस पे पंप देना पड़ेगा। Right. अब प्रॉब्लम ये है कि उसमें स्टील और सोलर पैनल, ये जो मेजर कॉस्ट है, सोलर पैनल का कॉस्ट हमें पता है कि कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, तो Correct. सोलर पैनल तो इनके लिए बेनिफिशियल हो रहा था, लेकिन स्टील वाज द मेजर रिस्क कि अगर Cyclical part हो गया कमोडिटी, हाँ अगर कमोडिटी प्राइस इंक्रीज हुआ और बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गए तो फिर इनके मार्जिन्स कम हो जाएंगे। Right. तो अगर स्टील का प्राइस डिक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली हेल्प भी करेगा। तो आपने कहा कि आपने स्टॉक 2,000 रुपये पे सेल कर दिया, मार्केट में लोगों को एंट्री मोटा मोटी समझ में आ जाती है, स्पेशली बुल मार्केट में, चलो कि ये स्टॉक को ये रीजन से ले लेना चाहिए, सेलिंग नहीं समझ में आती।
जी। तो आपको क्यों लगा कि 2000 पे सेल कर देना चाहिए? अ, अभी तो हाइंडसाइट में गलती ही करी मैंने। वो तो हमेशा जब बेच देते हैं और बढ़ जाता है तो गलत लगता है वो। या लेकिन मोर और लेस जो कैलकुलेशन थी उसके हिसाब से मुझे लग रहा था कि प्राइस्ड इन हो गया है। ओके, तो जितने प्रॉफिट आ रहे हैं उसको गम B2G बिज़नेस था, तो राइट, मैं बहुत ज़्यादा 50-60 का पी नहीं देना चाहता था। राइट, 20-25 का पी दे के मैं बोल रहा राइट, था कि भाई इतनी फेयर वैल्यू होनी चाहिए, वो हो गई थी। एंड देन मेरा प्रोसेस ये बोलता है कि और ये गलती मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ, ये गलती मैं बहुत बार कर चुका सेलिंग की हूँ, गलती बहुत बार होती है। कॉमन है। तो उसे इम्प्रूव करने के लिए अभी मैं टेक्नो फंडा करता हूँ। तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई अभी फंडामेंटली तो शायद 1500 से ही वो सेल ज़ोन में आ गया था, हुँ, लेकिन मुझे लगा कि यार अभी तो स्टोरी डिस्कवर ही हो रही है, लोग अभी बात करना शुरू कर रहे हैं, सब कुछ है, तो इसको होल्ड करना चाहिए। एंड जहाँ फंडामेंटली मुझे अब कंफर्ट ज़ोन के बाहर आ जाता है, देन आई स्विच टू टेक्निकल्स। राइट, कि भाई जब तक ट्रेंड है तब तक चलने दो, जहाँ ट्रेंड टूटेगा बेच दूंगा। एंड उस टाइम पे 2000 या 2100 पे वो ट्रेंड टूटा था करेक्ट, और मैं बेच दिया था, और वो हालांकि ट्रेंड वापस से पकड़ के एंड देन इट केप्ट ऑन गोइंग, कूल। बट आई डिड नॉट हैव द कन्विक्शन टू बाय अ बिग पोजीशन अगेन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड व्हाट वाज़ द सेकंड स्टोरी जो आप अभी बता रहे थे? स्टोरीज तो जैसे एक कंपनी है एनपीएसटी, ओके, राइट? सो एनपीएसटी इज नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये जो कंपनी है, ये बहुत ही कम लोगों ने सुनी है। ये यूपीआई का ट्रेंड हर किसी को पता है, राइट, और यूपीआई अगर आप देखोगे, आ, आज की डेट में एक महीने में 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, राइट, 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस। एंड ये हर साल अगले 4-5 साल तक 50% ग्रो करेगा, ओके, राइट? तो गवर्नमेंट का जो फोकस है वो है, एनपीएसआई का फोकस है 1 बिलियन ट्रांजैक्शन हमें पर डे करनी है। ओह! या सो बेसिकली 2030 तक। राइट, तो बेसिकली जो ओवरऑल, अच्छा इनका बिजनेस मॉडल ये है, ये बहुत सारे बैंक्स होते हैं उनको, जैसे अगर मानिए कोई छोटा बैंक है, जैसे एसबीआई एचडीएफसी की बात नहीं कर रहा, हुँ, कोई छोटा बैंक है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता कि पूरा सॉफ्टवेयर बनवाए टीम हायर करके एंड ऑल, तो ये आईटी कंपनी है जो कि रेडीमेड एपीआईज देती है टू स्मॉल बैंक्स, ओके, ताकि वो अपने कस्टमर को यूपीआई ऑफर कर सके, ओके, राइट? एंड देन एवरी टाइम कोई भी जना यूपीआई यूज करता है, हुँ, दे गेट अ स्मॉल फ्यू पैसास, ओके, बट नॉट इन एवरी केस। अगर बैंक थोड़ा बड़ा साइज का होगा तो इनकी फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स प्राइस रहती है। अगर बहुत ही ज़्यादा छोटा बैंक होगा जो वॉल्यूम नहीं दे पा रहा है, हुँ, उसमें ये परसेंटेज में चार्ज करते ओके, हैं। तो ये बिजनेस मॉडल था। एंड इनकी जो ग्रोथ के टारगेट्स थे जो इन्होंने लास्ट ईयर दिए थे, वो बोला था कि हम, और ये 100% ईयर ओवर ईयर से ग्रो कर रहा था। ओके, एंड इनके टारगेट थे अगले 3-4 सालों तक हम 100% की ग्रोथ रख सकते हैं। ओके, एंड इवन दो जब मैंने आइडेंटिफाई करा, इट वाज ऑलरेडी ऑलरेडी एट 100 पी, तो मैं ये नहीं बोलूंगा 100 कि के पी पे था? 100 के पी पे था, ओके, 100 के पी पे था। आई थिंक प्राइस उसका शायद 1100 या 1200 रुपए का था, ओके, लेकिन 100% की ग्रोथ आती रही। अच्छा, इसमें नॉट जस्ट यूपीआई, अगर आज की डेट में आप यूपीआई देखोगे, तो यूपीआई में अभी हो क्या रहा है कि जो बेस है वो बन गया है, उसके ऊपर इमारत बनाई जा रही है, राइट, ठीक है? अब इमारत कैसे बन रही, एंड बेस स्ट्रांग है, अब इमारत कैसे बन रही है? अब आप बोल रहे हैं कि भाई अब आप यूपीआई से लोन ले सकते हो, हुँ, कि भाई अब वो आप एटीएम में जाके यूपीआई से पैसे निकाल सकते हो, राइट, अब आप फॉरेन में पैसे ट्रांसफर रेमिटेंस कर सकते हो, राइट, ठीक है? अब आप बिल पे कर सकते हो, अब आप रिकरिंग पेमेंट लगा सकते हो, एंड द यूज केसेस कीप ऑन एक्सपैंडिंग एक्सपैंडिंग उसके एक्सपैंडिंग। नाम पे और प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं जो और प्रोडक्ट, एंड ये सब एनपीसीआई के प्रोडक्ट्स हैं, राइट, राइट, राइट? तो कहीं ना कहीं जो, तो अब जो बैंक है उन्हें ये सारे यूज केसेस कहीं ना कहीं ऑनबोर्ड करने पड़ेंगे। राइट, अब वो सिर्फ ट्रांजैक्शन वाला खेल नहीं P2P है, वाला नहीं कर टी टू, सकते हैं। हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी सर्विसेज देनी है। तो एवरी टाइम कुछ नई सर्विस करनी है, वो बोलते हैं लो हमारी एक और एपीआई है, ये भी यूज कर लो। राइट, अब आप ऑलरेडी, हम अगर कोई बैंक है जो ट्रांजैक्शन वाला पार्ट नहीं कर पा रहा था, ऑब्वियसली उसको ये वाली सर्विसेज भी चाहिए। राइट, तो इनकी जो ग्रोथ है वो यूपीआई की ग्रोथ से भी फास्ट है। तो अभी तो मैं इसे होल्ड नहीं कर रहा हूँ, टू बी ओके, ऑनेस्ट, अभी बेचा है मैंने पिछले हफ्ते। ओके। तो तो क्या प्राइस पे आपने लिया था? किस प्राइस पे सेल किया? मैंने 1100-1200 के बीच में लिया था, अभी 3600 गया था ये अभी, लेकिन मैं 3200 पे निकला हूँ। ओके। और जनरली जो मैंने कन्वर्सेशन से समझा कि बहुत लोग जब स्टॉक्स पिक करते हैं तो ओवर एनालाइज करते हैं, नंबर्स को ज़्यादा क्रंच करते हैं। बट आप एक बिजनेस मॉडल को बहुत अच्छे से समझते हैं, अपॉर्चुनिटी साइज देखते हैं और फिर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको कभी नहीं लगा कि थोड़ा-सा और डीपर कॉम्प्लेक्स एनालाइज करना चाहिए ताकि स्टॉक पिकिंग के लिए? नहीं, मुझे टू बी ऑनेस्ट जो समझ में आया है हुँ, कि
हर धंधे में एक या दो की पर, जैसे अगर आप एक बिजनेस के सीईओ हो, ठीक है, और आपको देखना है कि मेरा कंपनी अच्छा कर रहा है या नहीं, तो आपका कोई तो डैशबोर्ड होगा, राइट राइट। आप बोलोगे भाई मैं ये 5 मीट्रिक देखता हूँ कि सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, एट्रिशन तो नहीं हो रहा मेरे एम्प्लॉयज का, Correct. कस्टमर का फीडबैक खराब तो नहीं आ रहा, जो भी है, मतलब Right, आप right, right. कुछ मैट्रिक्स होंगी। ऐसे ही हर बिजनेस हर इंडस्ट्री के लिए कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, राइट ठीक है। एंड एब्सोल्यूट वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं मोर और लेस जो स्टॉक का ट्रेंड होता है वो उन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के ट्रेंड के साथ साथ ही चलता है। ओके राइट ठीक है, अगर कोई बैंक है, फॉर एग्जांपल, एज एन एग्जांपल, अगर एक बैंक का एनपीए रिड्यूस हो रहा है, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, एनपीए रिड्यूस हो रहा है, आरओसी इंप्रूव हो रही है, ठीक है, तो ये कुछ बैंक के की इंडिकेटर्स हो गए, या फिर साथ में ग्रोथ आ रही है, लोन बुक में ग्रोथ आ रही लोन है बुक में ग्रोथ आ रही है, तो ये 3 मैट्रिक्स हो गए। अगर आप वो एंड देन उसको चौथा मैट्रिक ले लो, वैल्यूएशन, उन चार्ज कि भाई ये 3 चीजें अच्छी हो रही हैं एंड वैल्यूएशन इज रिलेटिवली चीपर, ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ बैंक एंड वो सब, मैनेजमेंट क्वालिटी और वो सब भी है, क्योंकि बैंक्स में तो फ्रॉड बहुत ही ज्यादा होते हैं, तो मैं शायद मैंने गलत एग्जांपल ले लिया, लेकिन जनरली जैसे होटल इंडस्ट्री है, होटल में आपको अगर देखना है, आप क्या बोलोगे होटल में क्या? कोई होटल भरा हुआ रहता है पूरे साल, ऑक्यूपेंसी रेट राइट, कि भाई पिछले साल ऑक्यूपेंसी रेट 50% थी, अब ये इंप्रूविंग ट्रेजेक्टरी में है, 50% से 80% पे जा रही है, अभी 70% है, इस साल शादियां सबसे ज्यादा होने वाली हैं, जो भी है आप कुछ ना कुछ थीसिस बनाओगे एंड उसे कोरिलेट करोगे इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, अगर बाकी प्लेयर्स भी वही सेम चीज दिखा रहे हैं, देन मोर और लेस यू आर सॉर्टेड, राइट। तो यस, दैट इज व्हाट आई लुक एट, और मैं ओवर एनालाइज करने में बिलीव नहीं करता, बस मैं इतना देख लेता हूँ कि मैनेजमेंट चोर तो नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम आंखों के सामने फ्रॉड कंपनी दिख रही है। अब देखो, मैं कोई सीए बैकग्राउंड का नहीं हूँ, तो अगर कोई मुझे बोले कि भाई आप ट्रायंगुलेट करके और सब कुछ करके आप कंपनी का फ्रॉड बता दो, तो टू बी ऑनेस्ट वो मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं बेसिक चीजें कि भाई रिसीवेबल ठीक है, कैश फ्लो ठीक आ रहा है, बैलेंस, इतना ज्ञान तो मुझे आ गया है धीरे धीरे करते करते कि भाई कोई आंखों के सामने कोई प्रॉब्लम दिख रही है, कि भाई इन्वेंटरी बढ़ती जा रही है, रिसीवेबल डेज खराब है, या कैश फ्लो तो आ ही नहीं रहा है, टू गुड टू बी ट्रू वाला सिचुएशन हाँ, टू गुड टू बी ट्रू वाला, कि भाई बाकी इंडस्ट्री तो ऑब्वियसली ये तो बता, एंड वो भी देख लूंगा कि चलो प्रमोटर आपस में लोन वोन तो नहीं कर रहे, कोई सब्सिडरी के साथ तो ऐसा तो नहीं है कि भाई एकदम क्लियर ही अपनी दूसरी कंपनी खोल रखी है, सारा धंधा उसे ही दिए जा रहे हैं, तो वो सब ऊपर ऊपर से देख लूंगा। लेकिन कोई बोले कि भाई आप ऑडिटर की तरह घुस करके ढूंढ दो, तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा, और उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए मैं डाइवर्सिफाई करता हूँ। तो डाइवर्सिफाई करने के लिए नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने होल्ड करते हो आप अपने पोर्टफोलियो में जनरली? ये मेरा जो प्रोसेस है वो टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग है। उस टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग में होता क्या है कि मेरा हाईएस्ट एलोकेशन हमेशा उस स्टॉक में होता है जो ट्रेंडिंग होता है, मोमेंटम में होता है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 20 स्टॉक होंगे जिनमें हाईएस्ट, मतलब मोर और लेस एलोकेटेड होगा, जो कि ऑलमोस्ट बोल सकते हो 80 to 90% एलोकेशन उन्हीं में होगा। लेकिन जो नंबर ऑफ स्टॉक्स होंगे मेरे पोर्टफोलियो में वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 50 तक होंगे, एंड जो बाकी के 30 हैं वो आप समझ सकते हो कि वो बास्केट है जिससे कोर पोर्टफोलियो में कुछ आता रहेगा, कुछ जाता रहेगा। मेरा होल्डिंग पीरियड बहुत छोटा भी नहीं रहता, जनरली 2 से 3 साल का रहता है। तो अभी मतलब मेरे एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि मैं इन्वेस्ट करता हूँ, कंपनी पढ़ने का टाइम मुझे मिलता नहीं है, तो मैं म्यूचुअल फंड्स में ही पार्क्ड है। तो पिछले 1 महीने से मैं देख रहा था कि चाइना के मैक्रो नंबर्स ठीक है, बट मार्केट्स परफॉर्म नहीं किए 3-4 साल से, तो लेट्स स्टार्ट पुटिंग इन सम मनी। बट हुआ क्या कि मैंने मेरे पोर्टफोलियो का 2% डाला उसमें। पिछले 2 हफ्ते में चाइनीज मार्केट हैज रैलीड 15%, 18%, 20%, तो डिपेंडिंग ऑन दी सेक्टर। तो एलोकेशन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरे सिचुएशन में? बहुत ही ज़्यादा, और इसीलिए मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैं टेक्नो फंडा करता हूँ, क्योंकि अगर आपने कितना ही मल्टी बैगर ढूंढ लिया, मतलब मैं तो हर किसी को ही बोलूँगा भाई 10% पे 2 बैगर बना लो, 2% पे 10 बैगर बना लो, एक ही बात है। एक ही बात है मतलब बड़े एलोकेशन पे 2 बैगर बना लो वो ज़्यादा अच्छा है, छोटे एलोकेशन पे मल्टी बैगर बनाने के। 2 बैगर बनाना ईजी भी है ना? ईजी भी है, 100% ईजी है। तो एलोकेशन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैं एक चीज़ बताता हूँ जो मेरी मेजर लर्निंग थी 2018 के बाद, और वो ये थी कि भाई कभी भी बड़े एलोकेशन पे बड़ा घाटा नहीं खाना है। ओके, ठीक है,
कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार 15% एलोकेटेड है, हम्म, 20% एलोकेटेड है एक ही कंपनी में और वहाँ पे आप 30% 40% गंवा के बैठ गए, उसे कवर करना बहुत बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बेसिकली वो जो टेक्नो फंडा की मैं बात कर रहा हूँ, वो काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन है टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स का, जिसमें एक बेस है जो कि फंडामेंटल्स का है और उसके ऊपर टेक्निकल्स है। जैसे अगर मेरी कोई एक पोजीशन, लेट्स से कि मैं कभी कभी 20% एलोकेशन पे भी जाता हूँ, हम्म, लेकिन जो मेरी रिस्क, जैसे मैंने बताया, मेरी रिस्क टेकिंग एबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं 20% एलोकेट डाल के आराम से चैन से सो पाऊँ। करेक्ट, ठीक है? तो एंड मैं क्योंकि मोस्टली स्टॉक्स में ही इन्वेस्टेड रहता हूँ, हम्म, तो 20% ऑफ अ स्टॉक इन द पोर्टफोलियो इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 20% ऑफ नेट वर्थ, राइट, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि सब कुछ लगा ही रहे। तो अब ऐसे केसेस में जो मेरा चर्न है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। वो इसलिए कि भाई मैं 7-8% तक तो मैं, ऐसा है कि मैं झेल जाऊँगा, मैं उसे लेके बैठा रहूँगा, लेकिन हम्म, ऊपर का जो 10-12% है ना, अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब कि खराब हो रहा है स्टॉक, हम्म, तो वो पोज़ीशन टेक्निकली कट जाएगी। राइट, लेकिन फंडामेंटली अगर थीसिस इंटैक्ट है, तो हम्म, जब वापस ट्रेंड में आएगी तो वापस आ जाएगी। ओके, एंड आई जनरली लुक एट वीकली केडेंस, मतलब मैं डेली के नहीं मूवमेंट्स की नहीं, बात नहीं कर रहा हूँ, वीक में कितना मूवमेंट है उस हिसाब से, वीकली मतलब चार्ट की बात राइट। कर रहा हूँ। और टूल्स आप कौन से यूज करते हो एनालाइज करने के लिए? जैसे स्क्रीनर एक प्लेटफॉर्म मैं जानता हूँ, स्कैनिक्स एक प्लेटफॉर्म मैं जानता हूँ, आप कौन से टूल्स यूज करते हो? यही सब, कुछ कुछ भी नया नहीं है, यही स्क्रीनर हो गया, ऑब्वियसली आपका तिजोरी हो गया, ट्रेंड राइट, लाइन हो गया, और स्काउट क्वेस्ट हो गया। राइट, मेनली तो यही सब ही है, मतलब कुछ चार्टिंग हो गया। राइट। तो और इन्वेस्ट और आप कंपनी से कैसे कम्युनिकेट करते हो? लाइक डू यू, आपका पूरा दिन कॉन्फ्रेंस कॉल इन सबको अटेंड करने में जाता है, आप क्वेश्चंस पूछते हो, क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हो, वैसा सब रहता है, या फिर हाउ डज योर टिपिकल डे इज लाइक? या सो मुझे अभी जो समझ में आया है कि स्क्रीनिंग प्लेज एन इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल जितना कि एनालिसिस है, हम्म, क्योंकि आज की डेट में जो भी है, 5,000 पहले बोलते थे, अब तो 7-8 हज़ार का पता नहीं कितनी कंपनियां हो साढ़े गई सात हजार होंगी, हो गई, 7,500 हो राइट, गई होंगी रे। तो 7,500 कंपनियों में मैं कितना खोजूंगा? तो मैं ऑलमोस्ट अपना 30% एफर्ट स्क्रीनिंग में ही डालता हूँ। ओके, तो एनी डे मतलब मेरे पास 8-10 आइडियाज़ की लिस्ट रहती है, जिसमें कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ट्रिगर हो रहा होता है, राइट, जो कि थोड़ा-सा होता है कि भाई, और वो बोल सकते हो कि हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट्स हैं, जहाँ पे वर्थव्हाइल है, यू हैव टू स्पेंडिंग टाइम ऑन टाइम, द कंपनी, बजाय रैंडमली कोई कंपनी उठा के उसे पढ़ने के। करेक्ट, तो 30% स्क्रीनिंग में गया और 70% जो है वो ऑलमोस्ट मैं रोज़ एक कंपनी एनालाइज़ करता हूँ। ओके। और अगर कुछ पसंद आया तो शायद उसको मैं 1, 2, 3 दिन भी तो दे आपका ये सकता हूँ। स्क्रीनर कैसे बनता है, जहाँ पे आप ये 8-10 कंपनियां सोचते हो कि अब इसमें कुछ ट्रिगर निकला हुआ है? बहुत सारे अलग-अलग स्क्रीनिंग तो स्क्रीनिंग कोई भी वो, एक दो जो हमारे ऑडियंस को बताना चाहो। जैसे मतलब मोस्ट ऑब्वियस इज़ कि भाई प्रमोटर अपनी कंपनी खुद खरीद रहा है, प्रमोटर बाइंग ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल। ओके, प्रमोटर ने आके ओपन मार्केट से बहुत बड़ा चंक खरीद ओके। लिया। ये एक एक ट्रिगर हो मतलब गया, उसका कन्विक्शन स्ट्रांग है तभी वो कर रहा होगा। वो तभी कर रहा होगा, हाँ। करेक्ट। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई टीवी इंटरव्यू में आकर के मैनेजमेंट ने अचानक से बहुत बड़ी गाइडेंस दे दी। ओके, ये काफ़ी बार हो जाता है कि भाई बोल दिया कि भाई हम 30-40% ग्रो करेंगे। काफ़ी राइट। बार गवर्नमेंट की पॉलिसी आई, जैसे बजट आया, तो हम्म, बजट को देखा तो उसमें कुछ समझ में आया कि ये थीम, जैसे वाटर की एक थीम है जहाँ पे लग रहा है कि कुछ-कुछ हो रहा है, ओके, तो चलो इसको एनालाइज़ करते हैं। ऐसे करके मतलब एनी टाइम रहती है लिस्ट। ओके। एंड जनरली आपके पूरे रिसर्च में कहीं एआई इन्वॉल्व है, या फिर कोई टूल यूज करते हो वो एआई यूज करता है, ऐसा कुछ है? एआई पर्टिकुलरली मतलब मैं चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ओके। वो भी इसलिए क्योंकि बहुत बार बड़े-बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं और हम्म, उन्हें पढ़ने में, उन्हें समराइज़ करने के लिए, बाकी स्क्रीनर में इनबिल्ट आपको पता ही है वो नोट्स आजकल आ गए करेक्ट। हैं, तो एनीवेज़ उसकी समरी वहाँ से मिल जाती है। या फिर जैसे जो मैं स्काउट क्वेस्ट टूल बता रहा हूँ, वो हम्म, भी एआई यूज़ करता है। ओके। वो वो कैसे करता है? वो ऐसे करता है कि पूरे इंटरनेट पे कहीं पर भी आप उसमें कंपनीज़ बता देते हो कि आई एम इंटरेस्टेड इन दीज़ 50 कंपनीज़। हम्म, उस कंपनी के बारे में कहीं पर भी किसी ने भी अगर ट्विटर पे डिस्कस किया, हम्म, कहीं पर भी कोई वीडियो आई, मैनेजमेंट का इंटरव्यू आया, तो वो पहले तो क्यूरेट करके डेटा कलेक्ट कर लेगा, राइट। उसे समराइज़ करके आपके व्हाट्सऐप पे भेज देगा। ओह,
दिस इज इंटरेस्टिंग। या राइट। या फिर अगर कोई कंपनी की अनाउंसमेंट आई, Correct. बीएससी एनएससी की नोटिफिकेशंस भी देखता है। और कोई कम्युनिटी पे डिस्कशन हो रहा है, वो अगर ओपन ओपन में है तो तो आ आपको जाएगा। पहुंचा देगा, वो उसे समराइज करके बता देगा कि एंड भाई यहाँ, ये एंड इंडिया लिंक में भी है दे कि देगा। इंडिया बाहर नहीं नहीं, सारी? इंडियन 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 स्टार्टअप कंपनी, ओह है। नाइस। ये नया चीज़ आई थिंक हमारे ऑडियंस के लिए भी नया रहेगा ये। एंड एक लास्ट चीज़ जो मुझे समझनी है इज आप कौन सी बुक्स रिकमेंड करेंगे जो ये जनता है जो ये देख रही है? काफ़ी लोग 2020 के बाद आए होंगे इन्वेस्टिंग में, उन्होंने एक रन देखी है, दैट इज अपसाइड रन। बहुत सारे ट्रेंड्स होते हैं मार्केट में, ऊपर नीचे हर चीज़ होती है, तो वो एक साइड देखी हुई है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लोग सारी ट्रेंड्स समझे, सारी साइकिल समझे कि शायद अभी चीज़ अच्छी रही होगी, हो सकता है 3 साल बाद अच्छी ना हो, या फिर हो सकता है इमीडिएटली खराब होने लग जाए, तो वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसी बुक्स जो आपने पढ़ी है, जो आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में आपको हेल्प की और हमारे व्यूअर्स को भी हेल्प कर पाए? सो आई थिंक अगर कोई बिगिनर है तो उसको तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि वन अपॉन वॉल स्ट्रीट जरूर पढ़ो, पीटर लिंच। पीटर लिंच को पढ़ो। तो वो, एंड मोस्टली बिकॉज वो बुक बहुत ज़्यादा सिंपल है, राइट। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और प्रैक्टिकली वो, मुझे लगता है कि जो चीज़ आप एक्सप्लेन कर पाओ ना कि ऐसा हुआ, वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देती है और आप मार्केट में उसे रिलेट भी कर सकते हो। राइट। सो दूसरी बुक मैं रिकमेंड करूंगा एक स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग के ओके। बारे में, जो कि यू कैन बी अ स्टॉक मार्केट जीनियस बाय जोएल ग्रीनब्लैट। और तीसरी बुक जो कि मैं रिकमेंड करूंगा वो है बेसिकली सीक्रेट्स फॉर प्रॉफिटिंग इन बुल एंड बेयर मार्केट। ओके। ये थोड़ी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर है, लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो इस बुक को ज़रूर पढ़ा। क्यों ऐसा टेक्निकल के बारे में लेकिन इन्वेस्टर को पढ़ना चाहिए? वो इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इन्वेस्टर्स के अंदर रिस्क मैनेजमेंट कम होता है, राइट। एंड जब आप थोड़ा सा ट्रेडर्स के लिए जो काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं होली ग्रेल है, वही रिस्क मैनेजमेंट है। करेक्ट, जो प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल ट्रेडर्स है। यस। करेक्ट। तो अगर आप थोड़ी सी ट्रेडिंग की फिलॉसफी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में इम्बाइब करोगे, तो जो मुझे लगता है कि यू कैन बी अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। और क्योंकि राइट। और एक और चीज़ जो अभी मेरे ध्यान में है, जो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि आप मिस्टेक से बहुत सीखे हो, तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स रही है जो अगर आज कोई स्टार्ट कर रहा है, जैसे आप आज 8 साल पहले 9 साल पहले स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको आज जितना नॉलेज उतना ही होता, तो कौन सी मिस्टेक्स है जो आप अवॉइड करते हैं? तो आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक मैं ये बोलूँगा कि जब हम शुरू शुरू में आते हैं ना, तो हमारा इन्वेस्टिंग का यूनिवर्स इतना छोटा होता है, हमने हार्डली 5-10 कंपनियां पढ़ी होती हैं, तो वो जैसे होता है ना कुएं के मेंढक वाला हिसाब हो जाता है। राइट। तो हमें शुरू में बहुत जल्दी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। तो हमने पढ़ी सिर्फ 10 कंपनियां हैं, उस 10 में से 5 कंपनियों का पोर्टफोलियो बना लिया हमने। राइट। ठीक है। तो अब मार्केट में तो 5,000 कंपनीज हैं। करेक्ट। ठीक है। तो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि भैया हमारे कुएं के बाहर और है क्या क्या, राइट। तो आई वुड से कि भाई अगर आप व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, तो डोंट गो कॉन्सेंट्रेटेड, ओके। स्टार्ट विद डाइवर्सिफाइड ओके। एंड स्लोली कॉन्सेंट्रेट। उसको धीरे धीरे, क्योंकि शुरू में गलती होने के चांस ज़्यादा हैं, तो कम से कम एटलीस्ट डाइवर्सिफाइड होगा तो गलती का मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा। दूसरा मैं बोलूँगा कि जो मेरे लिए मेजर मिस्टेक थी वो ये थी कि जो जैसे एज एन इन्वेस्टर जो भी आपका प्रमोटर बातें बता रहा है उसको बहुत आराम से मान लें। और अभी भी मैं अगर किसी के साथ डिस्कस करता हूँ जो नया इन्वेस्टर होता है ना, वो हमेशा यहीं पे आके प्रॉब्लम होती है। वो लोग, मैनेजमेंट ऐसा कह रही है, इतना ग्रोथ कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। अच्छा अच्छा, कॉम्पिटिटर क्या कह रहा है? ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रेंड तू बता रहा है, ये सेम ट्रेंड इस ऑल्टरनेट डेटा से मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि अगर वो उसका ट्रेंड नेगेटिव है और ये बोल रहा है कि मैं ऐसे कर दूंगा, तो कैसे बोल रहा है? ठीक है, या जो भी है। तो हम क्रॉस वैलिडेट नहीं करते, हम मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि प्रमोटर बहुत ही अच्छे होते हैं और वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं, और हम मान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं, एंड वो चीज आती है धीरे धीरे, जब आपको इतनी कंपनी समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ जाता है कि भाई ये कंपनी का प्रमोटर तो झूठ बोलता है, ये तो भाई इसने 5 साल पहले भी ये बात बोली थी, अब ये फिर आके वही कहा बुल मार्केट है तो फिर वही बातें कर रहा है। और मेरे को लगता है जितनी एनुअल रिपोर्ट मैंने आज तक पढ़ी है, हाँ, कभी एनुअल रिपोर्ट में बुरा नहीं लिखा होता। कभी नहीं लिखा होता। हाँ। वो तो अच्छी अच्छी बातें ही बताते हाँ। हैं ना। और जब हम इतनी कम कंपनीज पढ़ी हैं और हम मान रहे हैं जो भी वो बोल रहा है, तो देयर इज बाउंड कि भाई मिस्टेक होनी ही होनी है ऑब्वियसली। और फाइनली तीसरी और मेजर जो मिस्टेक है, मैं ये बोलूँगा कि एंट्री और एग्जिट का जो आपका वो हो सकता है, एंट्री का रीज़न और एग्जिट का रीज़न, स्टॉक खरीदने से पहले डॉक्यूमेंट कर लो। ओके। ठीक है, उसे लिख लो, इसलिए एंट्री करी थी,
इसलिए क्योंकि होता क्या है, मार्केट खराब होती है ना, हम्म, जब अचानक से स्मॉल कैप इंडेक्स 4% 5% डाउन होता है, करेक्ट। तो लोग रैंडमली जा करके अपने मतलब मेरे पास तो मैसेज आते हैं, हम्म, सोल्ड 50% ऑफ माई पोर्टफोलियो। करेक्ट। ठीक है। एंड वो इन्वेस्टिंग में सेंस नहीं बनाता। ट्रेडिंग में ऑब्वियसली आप 5% का भी वेट नहीं करोगे, आपका जहां पे ट्रेंड टूटेगा, जहां पर भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आपको इमीडिएटली एग्जिट करना है। करेक्ट। लेकिन अगर तो वही आपको पहले से डिफाइन करना है कि भाई एंट्री मैंने, क्या ये मेरा ट्रेड था, क्या ये मेरा इन्वेस्टमेंट था। हम्म, अगर इन्वेस्टमेंट था तो ये थीसिस थी, और एग्जिट मेरा ये प्रोसेस से होगा। हो सकता है उसमें थोड़ा टेक्निकल एलिमेंट भी हो कि भाई अगर टेक्निकली ब्रेक हुआ मैं तब भी एग्जिट करूंगा या जो भी है, लेकिन पहले से लिख लो राइट। एंड देन उसे फॉलो करो। एंड इसमें, इस प्रोसेस में कम पैसा भी बनेगा ना, तो उस प्रोसेस को इम्प्रूव करो धीरे धीरे, बजाय ये कहने के कि प्रोसेस बकवास है एंड देन मुझे प्रोसेस ही फॉलो नहीं करना है, मैं रैंडमली कुछ भी करूंगा। तो वो एक सस्टेनेबल वे है, राइट। मुझे लगता है। सो शुभम, आप प्रोफेशनली अभी अलोंग विद इन्वेस्टिंग, हम देखते हैं कि बहुत सारे वीडियोस आप क्यूरेट कर रहे हो, एजुकेट करना चाह रहे हो। सो प्रोफेशनल अलोंग विद इन्वेस्टिंग आप कुछ और भी कर रहे हो एजुकेशन साइड में? या सो बेसिकली मैंने अभी रिसेंटली अपने एक फ्रेंड के साथ और मेरा पार्टनर हेमंत, उनके साथ एक चैनल शुरू किया है, फाइनेंशियली फ्री बोल के, जिसमें बेसिकली हम एजुकेशनल कंटेंट ही बना रहे हैं रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट्स। एंड जो लोग भी अगर इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए, उन लोगों के लिए। तो आपका सारा लर्निंग उसमें आपने रखा हुआ है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलो, जहाँ पे हम ग्रोथ स्टोरीज, स्पेशल सिचुएशन सबके बारे में यस। पढ़ सकते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, इनफैक्ट उसमें हम हफ्ते में 2 से 3 बार लाइव मिलते हैं, ओह और नाइस। हम बेसिकली नई कंपनी को एनालाइज करते हैं, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं रोज एक कंपनी एनालाइज करता हूँ, राइट। तो हफ्ते में मुझे जो भी कुछ अच्छी कंपनीज मिलती हैं तो कहीं ना कहीं हम उसमें डिस्कस करते हैं लाइव केस स्टडी की तो तरह। आई एम वेरी श्योर कि आपकी कम्युनिटी आपसे मिलके बहुत ज़्यादा सीख पाती होगी और आपसे ऑफलाइन भी मिलना चाहती होगी। या इनफैक्ट काफी लोग आते रहते हैं ऑफलाइन मिलने के लिए, टू बी ऑनेस्ट। थैंक यू सो मच शुभम। आई थिंक पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से जो लर्निंग होती है वो कोई और तरीके से नहीं हो सकती, ना कोई किताब से हो सकती है, ना कोई रीडिंग से हो सकती है। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जब आप हमारे व्यूअर्स के लिए लाते हो, तो ऑटोमेटिकली उनकी जो लर्निंग आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से आती है वो कहीं ज़्यादा इमेंस होगी कंपेयर टू एनीथिंग दैट दे विल रीड और रीड अबाउट। सो दैट इज़ वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी गॉट टू नो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव कि इन्वेस्टिंग को एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन कैसे बना सकते हैं, और कैसे एक इन्वेस्टर का दिन बीतता है, क्या वो कैसे थीसिस सोचता है, करता है। सो थैंक यू सो मच, आप ऑल द वे यहाँ तक आए हमारे लिए और अपने पॉडकास्ट शूट किया। थैंक यू।